हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। हमने अभी तक स्टडी किया है कि बेसिक चीज़ें क्या होती है कंजर्वेशन के बारे में। वी हैव टॉक्ड अबाउट फॉरेस्ट एज ए नेचुरल रिसोर्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट वेज थ्रू विच फॉरेस्ट को हम यूज़ करते हैं और फिर फॉरेस्ट की वजह से हमारा लाइफ उसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है वो हमने स्टडी किया है। वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फॉरेस्ट के, उसके ऊपर होने वाला उसके ऊपर जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर हम लोगों के जो इल इफ़ेक्ट्स है थ्रू मैन और थ्रू नेचर, उसकी वजह से होने वाले जो हार्म है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि क्या होता है, हाउ वी कैन से सेव द फॉरेस्ट और हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम द processes or the harms which are going on into the forests। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है फॉर कंजर्वेशन दैट इज़ ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ऑब्वियसली जितने ट्रीज ज़्यादा रहेंगे उतना एरिया कवर्ड रहेगा, उतना वो लश ग्रीन दिखेगा जिसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, सो हैंस लार्ज स्केल पे हमें ट्री प्लांटेशन करना है, उसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो वापस से जो है रिप्लेनिश होते जाएगा। ठीक है, तो प्लांटिंग ऑफ सैपलिंग्स इज कॉल्ड एज एफॉरेस्टेशन। ये हमने डेफिनेशंस के टाइम में भी पढ़ा हुआ था। तो एफॉरेस्टेशन इज डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट, दैट इज जब भी हमें से प्लांट्स लगाने हैं, सैपलिंग्स लगाने हैं, उसके थ्रू जब हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं उसको हम एफॉरेस्टेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो देन व्हेन दिस इज डन, डिफॉरेस्टेड लैंड्स इट इज़ कॉल्ड एज रिफॉरेस्टेशन। तो जो भी सारे डिफॉरेस्टेड लैंड्स यानी जो पहले फॉरेस्ट हुआ करता था, जहाँ का प्लांट कवर निकल गया है, जिसकी वजह से वो अभी एरियाज जो है वो बैरन हो गई है ना, जिसको हम डिजर्टिफिकेशन या फिर डिफॉरेस्टेड एरियाज बोलते हैं। तो उन एरियाज में वापस से जब हम प्लांटेशन करते हैं तब उस प्रोसेस को हम रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन की जगह। ओके, सो वी हैव रिक्रिएटेड द फॉरेस्ट, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज रिफॉरेस्टेशन। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व एंड बॉटनिकल गार्डन्स, ये चीज़ों की वजह से क्या होगा कि हम एरिया को कंजर्व कर रहे हैं। सो वी आर प्रोटेक्टिंग द एरियाज वेयर द फॉरेस्ट्स वर प्रेजेंट प्रीवियसली और आर प्रेजेंट करेंटली। तो इन जगहों पे को हम क्या करते हैं, वी आर आइसोलेटिंग दोज एरियाज फ्रॉम ह्यूमन कन्वेंशन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी कम हो जाएगा और उसकी वजह से वो सारे फॉरेस्ट एरियाज जो है वो बच जाएंगे। Then, animals should not be allowed to graze on the same patch of land for a longer period of time. Now, grazing जो है उसको हम बंद नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, एक ही सेम पैच पे ग्रेजिंग जो है उसको रोक सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एरिया जो कंटिन्यूसली ग्रेज होते जा रहा है उसमें प्लांट जो निकल गया है या फिर जो उसके लीव्स चले गए या फिर वो एरिया का ग्रास जो चला गया है उसको रीग्रो होने के लिए टाइम मिल जाएगा। उसको अगर हम लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर हम यूज़ करते जाएंगे ग्रेजिंग के लिए, तो उस एरिया का प्लांट कवर जो है वो कम्प्लीटली निकल जाएगा, विच विल लीड टू डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम पैच को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम नए नए पैचेस या फिर नई जगहें हम ग्रेजिंग के लिए डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक ही जगह पे एनिमल का ग्रेजिंग नहीं होगा, तो वहाँ का एरिया जो है वो अच्छे से प्रिवेंटेड रहेगा ये सब चीज़ों से। देन minimum overgrazing minimizing overgrazing by animals will prevent the farmland from turning barren. So we have discussed this, how it will happen. Then next thing is forest fires, whether due to natural or human causes, should be brought under control as fast as possible. ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर जो है ये एक मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से जनरली जो है नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। वी हैव वेरी वेल नोन विद दिस फैक्ट कि जनवरी का स्टार्ट ही जो था इट मार्क विद द ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स, राइट। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे वो बहुत सारा एरिया जो था वो पूरा फॉरेस्ट का एरिया जो पूरा ग्रीन लश एरिया था, जहाँ पे आग लगने की वजह से वो पूरा एरिया राख हो गया। वहाँ के एनिमल्स का जो था वो सारे एनिमल्स वहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे, बहुत सारे एनिमल्स का लाइफ लॉस हो गया था और बहुत सारी जगहें जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस वन सोल रीज़न, दैट इज़ फॉरेस्ट फायर्स या फिर बुश फायर्स। ओके,
तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना या फिर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, जल्द से जल्द कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से जो होने वाला लॉस है उसको अवॉइड करने के लिए हमें इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो हमें उसके लिए बहुत सारे से टेक्निक्स या फिर हमें कुछ ना कुछ मेजर्स उसके लिए एम्प्लॉय करना ज़रूरी होगा। देन अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड by school children, organizations, and also through print and television advertisement to promote the need to use our forest resources judiciously, ठीक है। तो आपने बहुत सारे बार देखा होगा कि स्कूल में वगैरह भी आपको कैंपेन्स होते हैं या फिर जाके हम बहुत सारे बार वन महोत्सव वगैरह करते हैं या फिर जनरली जुलाई मंथ मार्क्स फॉर दीज ऑल एक्टिविटीज़। तो जून जुलाई में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बार एनवायरमेंटल डे और ये सब चीज़ें जब हम सेलिब्रेट करते रहते हैं तो उन सब दिनों में जनरली प्लांटेशन जो है वो कैरी आउट किया जाता है, राइट। तो मेजरली चंद्रपुर में प्लांटेशन ड्राइव हुआ था लास्ट ईयर, उसके पहले भी हुआ था। हर साल हम करते हैं प्लांटेशन ड्राइव्स। फिर जाके इस साल भी जो है बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव्स जो है वो देखे गए हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन वेरी वेल इनटू एनी एरिया और वी कैन एक्चुअली स्प्रेड दी अवेयरनेस, जिसकी वजह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उनको हम अच्छे से जुडिशियसली यूज़ करके वी विल स्टॉप से मिसयूज़ ऑफ दीज एरियाज, ओके। तो ये हम कर सकते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा मूवमेंट जो था वो आया था इंडिया में, और ये मूवमेंट जो है वो आपको बहुत वेल नोन है। आपको एसएसटी में भी ये पढ़ने मिलता है, आपको ये जनरली इंग्लिश में भी एक आधी इस बार आया होगा या फिर आपको ईवीएस में जनरली इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। सो दैट वेरी फेमस मूवमेंट इज़ चिपको मूवमेंट, ओके। तो चिपको मूवमेंट जो है it actually was the moment through which generally forest का जो बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मेन रिसोर्स फॉर लाइवलीहुड ऑफ रूरल इंडिया। तो मोस्टली जो पीपल दोज हु लिव इन टू रूरल एरियाज़ एंड लिव इन टू से आदिवासी एरियाज़, तो ये सारे एरियाज़ में जो है या फिर प्रोटेक्टेड जोन्स में जो रहते हैं लोग, ये सब लोग जो है वो कम्प्लीटली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल राइट फ्रॉम कुकिंग के लिए उनको फ्यूल वुड जो चाहिए वो भी फॉरेस्ट से मिलता है, और फिर जाके उनको फूड या फिर उनके जो फ्रूट्स ये सारी चीज़ें भी फॉरेस्ट से ही आती है। तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, सारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जैसे घर बांधने के लिए उनको जो वुड या फिर जो सारी चीज़ें चाहिए वो फॉरेस्ट से आएगी, से लेके फूड से लेके फ्यूल से लेके सब चीज़ें उनको फॉरेस्ट से मिलती है। सो हेंस दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन the forest for their resources, okay। So this specifically is true into hilly and mountain areas। तो वहाँ पे specifically बहुत ज़्यादा उसमें लोग डिपेंड करते हैं, क्योंकि हिली एरियाज़ में ऐसे भी रिसोर्सेज जो है वो बहुत लेट पहुँचते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन का इश्यूज़ बहुत रहती है, ठीक है। देन द नेम ऑफ द मूवमेंट कम्स फ्रॉम अ हिंदी वर्ड चिपको। चिपको का लिटरल मीनिंग हमें पता है, चिपकना, राइट, जाके हग कर लो, ओके। सो इस मोमेंट को हम लोग हग अ ट्री मोमेंट भी बोलते हैं या फिर, ओके। तो ये जो मोमेंट हुआ था उसको हग अ ट्री मोमेंट भी बोला जाता है। सो चिपको इज़ टू एम्ब्रेस या फिर टू हग, ओके। देन द विलेजर्स हग द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो स्टोरी है चिपको मोमेंट का, उसमें क्या हुआ था कि जो है ये फर्स्ट मोमेंट जो हुआ था दैट ऑकर्ड वाइल फॉलिंग ऑफ ट्रीज जो हो रही थी वो हुआ था, इट वाज लेड बाय अमृता देवी बिश्नोई, जो कि केजरी विलेज में रहती है। तो केजराली जो है वहाँ पे जो लोग हैं, तो ये सभी लोग जो है इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी या फिर एक इनका हम बोल सकते हैं कि इनका एक वेरी स्पेशल थिंग टू नो अबाउट देम इज़ कि ये जो विलेजर्स है उनके लिए भगवान जो है दैट दे सी गॉड इन टू फॉरेस्ट, दे सी गॉड इन टू फॉरेस्ट एनिमल्स एंड एवरीथिंग। each and every tree and each and every stone and each and every animal from the forest is god for these people, ठीक है। तो ये इनका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो फॉरेस्ट को ही खुद का भगवान मानते। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब उनके फॉरेस्ट में एक कॉन्ट्रैक्टर आया था
जिसको उस फॉरेस्ट में से कुछ प्लांट्स चाहिए थे फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड टू कम टू देयर विलेज, और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे अच्छे वुड है उनको, तो वो लेके जा सकते हैं ये सारा वुड। तो उन्होंने एक दिन सारे उनके वर्कर्स को भेजा वुड लाने के लिए, ट्रीज तोड़ने के लिए। तो वहाँ के जो मेल्स थे उस विलेज के, उन्होंने उनके ऊपर हमला बोल दिया। तो वो लोग भाग गए, बिकॉज इनके लिए वो ट्रीज़ तो भगवान है, तो वो कैसे उन ट्रीज़ को उनको सेक्रीफाइस कर देते थे, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्टर ने 2-3 बार ऐसा ट्राई किया कि वो कर लेगा, बट देन ये नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने ही डिसाइडेड कि जब सारे जो मेल्स है उस विलेज के, ये लोग जब अपने वर्क के लिए बाहर जाएंगे, गांव जाएंगे, तो उस टाइम में ये लोग घुसेंगे विलेज में, और जाके वो लोग इस सारे फॉरेस्ट में से वुड लेके चले जाएंगे, ठीक है। बट देन व्हाट हैपेंड इज कि ये जो अमृता देवी ने अपने जो विलेजर्स थे उनके, उसके ऑलमोस्ट 363 रिलेटिव्स एंड अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, मेनी चिल्ड्रन वेर देयर। सो दे डिसाइडेड दैट व्हेन दे दीज पीपल, दीज वर्कर्स, व्हेन दे एंटर्ड टू कट द ट्रीज, तो ये लोगों ने क्या किया, द विमेन एंड द चिल्ड्रन, दे रैन टू द फॉरेस्ट एंड दे हग्ड द ट्री, ठीक है। तो ये लोग पूरी तरह से ग्रुप बना के एक पेड़ को हाथ पकड़ के इन लोगों ने उसको हग कर लिया। तो उन्होंने बोला कि इफ़ यू वांट टू कट द ट्री यू हैव टू किल अस फर्स्ट, ओके। सो दे एक्चुअली sacrifice their lives and to by clasping the tree so that the trees will not be cut, but then ये इतना एकदम ऐसा ये हो गया कि उन लोगों ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द प्लांट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विलेज, ओके। तो उन्होंने अपनी जान भी उसके लिए सौंप दी। उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर लिया कि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इट शुड नॉट बी कट, ओके। तो ये चिपको मूवमेंट जो था वो इट टुक ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर, ओके। तो उन्होंने क्या किया फिर, चिपको मूवमेंट जो है इट इन विलेज ऑफ मंडल, दैट इज़ इनटू अलकनंदा वैली, तो ऑफ उत्तर प्रदेश, इस यहाँ पे क्या हुआ था फिर जाके, सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक गांधीयन एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी जाके इसको वहाँ से आगे बढ़ाया, और फिर जाके ये पूरे कंट्री में जनरली ये मूवमेंट जो है वो काफ़ी आगे आते गया, और बहुत सारे विलेजेस में जहाँ पे फॉरेस्ट को बचाना था उन सारे एरियाज़ में दे स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्निक एंड दे स्टार्टेड टू सेव द फॉरेस्ट, ओके। सो बहुगुणा गेव अ स्लोगन दैट इज़ इकोनॉमी इज़ परमानेंट, सॉरी इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, अगर इकोलॉजी रहेगा तभी जाके इकोनॉमी चलेगा। तो ये उन्होंने बताया हुआ था वहाँ पे, ओके। सो दिस इज़ अबाउट चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के ऊपर जनरली आपको 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको नाम याद रखने, अमृता देवी बिश्नोई एंड सुंदरलाल बहुगुणा, ओके। और फिर जाके आपको उसको याद रखना है कि कौन सा विलेज था, ठीक है, केजरी विलेज ऑफ जोधपुर, ठीक है। तो ये आपको नाम बस याद रखने हैं इसमें से, और क्या हुआ था वो याद रखना है, क्योंकि हमारे पास में फॉरेस्ट है, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इनटू द चैप्टर इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? सो इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक है बायो, दैट इज बायो इज लाइफ, डाइवर्सिटी इज डिफरेंस या फिर वैरायटी, ठीक है। सो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ या फिर वैरायटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड वेयर बायोस मीन्स लाइफ and diversity means forms, okay। So the presence of different kinds of living organisms, that is microorganism, plant and animal, and their ecological habit and habitat in which they occur is known as biodiversity। तो biodiversity हम किसको बोलेंगे? Suppose for example एक अपने पास कोई भी एक एरिया है, ठीक है। सो इन दैट एरिया कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें 200 टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, उसमें से 100 टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, एंड देन से उसमें 10,000 टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो जितना ज़्यादा ये नंबर रहेगा उस एरिया में, उतना ज़्यादा वो बायोडाइवर्स रहेगा, या फिर उसमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, हम ऐसे उसको गिनेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक से एनी सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी से चंद्रपुर सिटी, ठीक है। तो चंद्रपुर सिटी का बायोडाइवर्सिटी क्या है एज़ कम्पेयर टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ ताड़ोबा,
ठीक है। तो सिटी में हमें बहुत गिने चुने पेड़ दिखाई देते हैं, सपोज लाइक वी कैन सी मैंगो ट्री, तुलसी प्लांट, और वी कैन सी नीम प्लांट, अशोक प्लांट, ये सारे प्लांट्स जो कॉमन वाले प्लांट है वो हमें सारे दिखाई देंगे। एज कम्पेयर टू दिस, इफ़ वी कंपेयर इट टू से ताड़ोबा, सो अगर हम ताड़ोबा के जंगल में देखेंगे तो उसमें हमें कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स दिखाई देगी, राइट, क्योंकि वो फॉरेस्ट है। ओके, सो दैट इज एज कम्पेयर टू द सिटी, ताड़ोबा इज मोर बायोडाइवर्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है। वैसे ही सिटी में हमें क्या क्या एनिमल्स दिखाई देंगे, वी कैन सी कैट्स, डॉग्स, और वी कैन से लिजर्ड्स और अदर रेप्टाइल्स, जो भी सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स है, ये हमें दिखाई देंगे। और एक बहुत कॉमन सा एनिमल, दैट इज ह्यूमन। ओके, जबकि हम अगर ताड़ोबा को कंपेयर करेंगे, देन वी कैन सी टेंस एंड थाउजेंड्स वैरायटीज ऑफ इंसेक्ट्स, वी कैन सी सो मेनी टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज इनटू इट, we can also see so many types of different kinds of animals into it, we can see so many different kinds of fish which are present into the lakes and the river there. okay, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई देंगी। that is biodiversity is more into say a forest region as compared to any other normal region. okay, तो उस comparison को हम बोलते हैं biodiversity. so we can say Tadoba is more biodiverse as compared to the city area, or we can say Tadoba is more biodiverse as compared to any normal farmland also. okay, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं biodiversity. so the exact number and these things, that is plant, animals और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने ज़्यादा है कोई भी एरिया में, उस हिसाब से हम उसको बोल सकते हैं बायोडाइवर्स है वो एरिया। ठीक है, सो द डाइवर्सिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साइज, स्ट्रक्चर, हैबिट्स, behavior and genetic constitution, etc. In fact, if we compare the organism present in two different habitats or region, we may find a vast range of differences between them. ठीक है, तो जैसे हमने अभी comparatively बोला कि चंद्रपुर सिटी और ताडोबा को अगर हमने कंपेयर किया तो उसमें कितना वास्ट डिफरेंस है हमें इस पर से समझ में आता है। ठीक है, thus biodiversity differs from place to place, therefore biodiversity is a biological वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो दुनिया में बायोडाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से ही हमारा इकोसिस्टम जो है वो अच्छे से चलता है। ठीक है, सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हमें अगर स्टडी करना है, देन वी टॉक इट इन थ्री टर्म्स, दैट इज़ इसको हम कंप्राइज करते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज़ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक यानी जो भी सारा हमने पढ़ा है कि डीएनए पे जो सारा डिफरेंस है उसको हम जेनेटिक डिफरेंसेस बोलते हैं, राइट। तो जो सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर है, जो भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जीन्स विच आर प्रेजेंट, बिकॉज ऑफ द डीएनए विच इज़ प्रेजेंट। सो हैंस द जेनेटिक वेरिएशन यानी कि जो भी हमारे जीन्स में डिफरेंस है, दैट इज़ बिटवीन जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ऑफ सेम पॉपुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज, and geographically separated population of the same species is called as genetic diversity. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ़ वी सपोज कंसिडर एलिफेंट्स, ठीक है, तो एलिफेंट्स हमें पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे दिखाई देते हैं? वी कैन फाइंड टू प्लेसेस वेयर एलिफेंट्स आर सीन, एक होता है एशिया और एक है अफ्रीका। तो एशियन एलिफेंट्स जो है जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं, तो आपने देखा होगा दीज आर स्मॉलर इन साइज, उनके कान छोटे होते हैं, वो थोड़े से दिखने में एकदम क्यूट से होते हैं, राइट। तो ये छोटे से एनिमल्स है, यानी कि नॉट एज छोटे, बट देन दीज आर से डिफरेंट दैन द अफ्रीकन एलिफेंट्स विच वी सी। सो अफ्रीकन एलिफेंट आपने मोस्टली देखा होगा ऑन डिस्कवरी और सारे चैनल्स पे, उनके कान जो है काफ़ी बड़े होते हैं, दे आर क्वाइट ह्यूज एंड ह्यूमंगस। ओके, एनिमल्स भी जो है वो काफ़ी टॉल होते हैं, उनका शेप भी जो है ऑफ एलिफेंट्स इज डिफरेंट। अब ये दोनों एलिफेंट ही है, मे बी देयर एंसेस्टर वॉज ऑल्सो कॉमन, बट ये दोनों दूसरे दूसरे अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंटली जोग्राफिकली सेपरेटेड पॉपुलेशन, तो एक एशिया में रहता है और एक अफ्रीका में रहता है, ये उसका डिफरेंस है। तो उसकी वजह से उसके जेनेटिक वेरिएशन जो आ गई है, उसकी वजह से उसका कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज हो गया, उसकी वजह से उसके दिखने में जो चेंज आया हुआ है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, देन सेकेंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म जो होती है, यानी कि उसका सबसे स्मॉलेस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस जो हम करते हैं वो होता है स्पीसीज। ठीक है, तो डाइवर्सिटी विच इंक्लूड्स होल रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इनटू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल
इफ़ यू टॉक अबाउट से स्पीसीज़ के बारे में जब हमें बात करनी है तो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो, ठीक है। तो मैंगो एक नॉर्मल एक से फैमिली है, ठीक है, या फिर एक कैटेगरी है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो मैंगो है उसमें हमें कितनी वैरायटी मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल वी नॉर्मली इनटू समर डेज ओनली वी कैन सी, जब भी मार्केट विजिट करते हैं वी कैन सी सो मेनी वैराइटीज़ ऑफ मैंगोज, जैसे दशहरी आम है, केसरी आम होता है, हापुस आम होता है, या फिर जाके तोतापरी आम होता है, या फिर बैगमपल्ली आम होता है। ये सारे आम की वैराइटीज़ है। तो एक स्पीसीज़ के अंदर कितनी डिफरेंट वैराइटीज़ या फिर कितने डिफरेंसेस है, उस हिसाब से दिखने वाला डाइवर्सिटी, यानी कि उसमें कितना वेरिएशन दिखाई दे रहा है, उसमें कितनी वैरायटी दिखाई दे रही है। सो दैट विल ऑल्सो लीड टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. And third is community diversity. So community diversity is the range of biodiversity, uh, range and variety of biological communities and ecosystem in which the community operates. तो जैसे कोई भी एक, जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक इकोसिस्टम अगर कंसिडर कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ताड़ोबा, तो उसमें हमें कितना वैरायटी मिल रहा है, कितना उसमें ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस है, कितने ज़्यादा उसमें वैरायटी एंड डाइवर्स एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं, प्लांट्स दिखाई देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, उस हिसाब से ये डाइवर्सिटी आएगा. दैट इज कॉल्ड एज द कम्युनिटी लेवल ऑफ डाइवर्सिटी. सो हेंस बायोडाइवर्सिटी को हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. नाउ व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉरेस्ट. ओके, तो फॉरेस्ट में जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की. तो हमने अभी एक फॉरेस्ट का नाम लिया ताड़ोबा. तो ताड़ोबा इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फॉर अस करेंटली, क्योंकि ये एक्चुअली इट इज़ नॉट अ हॉटस्पॉट, बट देन वी कैन कंसिडर इट एज कम्पेयर टू चंद्रपुर सिटी, इट वी कैन कॉल इट एज अ हॉटस्पॉट बिकॉज उसमें ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है. सो नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? सो बायोडाइवर्सिटी इज biodiversity is the occurrence of different types of organisms and their variety adapted to different conditions. Okay, तो कोई भी organism कोई भी condition में जब भी रहता है तो उनको adapt करना और उस हिसाब से उसका evolution होना, उसको हम बोलते हैं evolution and biodiversity. So hotspots का मतलब क्या है? So hotspot is area rich in biodiversity that are threatened with degradation, फ्रैगमेंटेशन इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली. तो कोई भी ऐसा एरिया जो जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इट इज़ रिच इन टू बायोडाइवर्सिटी, और वो थ्रेटन हो गया, यानी कि दैट एरिया माइट बी सपोज कमिंग अंडर डैम कंस्ट्रक्शन वाला लोकेशन, या फिर सपोज वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, या फिर से वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटलमेंट हो गई. तो इन सब चीज़ों की वजह से जब वो एरिया एंडेंजर हो जाता है तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो हेंस दीज एरियाज आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट, यानी दीज आर एरियाज रिच इनटू बायोडाइवर्सिटी, इनको बचाओ. ओके, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है. सो दीज आर एरियाज रिच इनटू बायोम्स which are biome यानी कि areas which in which the organisms lives. Okay, so these are areas which are rich in biomes, which are also the most threatened ones due to high degree of exploitation and ह्यूमन इंटरफियरेंस. जैसे हमने अभी भी बात की कि वहाँ पे अगर हमने रिसोर्सेस एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया, वहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल सेटअप स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और अगर एक बार वो लॉस हो गई तो उसको रीगेन नहीं कर सकते. सो हैंस वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. सो टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी वी नीड टू प्रोटेक्ट द बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. So therefore it is important that we conserve the forest and preserve the diversity that we have inherited. अगर हमने इसको preserve नहीं किया then obviously it may lead to chaos. Then wildlife. So wildlife includes wild animals, trees, plants that live into natural habitat away from human control and dominance. Okay, तो हम जहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहे, जहाँ पे अपना डोमिनेंस नहीं चलता है, वो सारे एरियाज में जो सारा प्लांट है, जो एनिमल्स है, उनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ. ओके, सो दस वाइल्ड लाइफ इज सम टोटल ऑफ species of plant, animal, microorganisms which live into a particular area. So the total number of species present on the earth vary from about 5 to 50 million and average is about 14 million. तो जो species हम बात कर रहे हैं, these are of plants, animals. Now out of these
वी नो ओनली 15% ऑफ स्पीसीज. ओके, सो जो हमने देखी है, जिनको हमने स्टडी किया है, वो सिर्फ 15% है. एंड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड स्पीसीज अबाउट से 2,70,000 आर नोन. उसके अलावा हमें और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो हमने देखे नहीं हैं, उनको स्टडी नहीं किया है. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनको हमने अभी तक स्टडी नहीं किया. ऐसे न्यूमरस इंसेक्ट्स है जिनको हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है. ऐसे न्यूमरस बटरफ्लाइज है जिनको हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है. ठीक है, सो alone into biodiversity hotspots there are many organisms which need to be discovered, but हॉटस्पॉट्स को कंजर्व करना भी ज़रूरी है. तो उन एरियाज़ को हम प्रोटेक्टेड रखते हैं ताकि वहाँ पे ह्यूमन जाए और फिर जाके वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखेगा और फिर हम उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे, है ना. तो उनको प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है, उनको फ्री फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, so for that we need to do is conservation of forests and biodiversity. Now, as we are talking about the biodiversity and wildlife, I also wanted to discuss about different categories and characterization of animals and plants also according to their number and availability into the nature. तो वो आज हम नहीं करते, we will talk about it into next class, क्योंकि already we are reaching 30 minutes time period and then the class will be very lengthy for you all to grasp it also. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, छोटा सा ही पार्ट, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसा और क्यों करना ज़रूरी है और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में. ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट एक्सटिंक्शन एंड एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होता है, एंडेंजर्ड एनिमल क्या होता है. ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. ओके, आई विल प्रोवाइड द नोट्स फॉर नेक्स्ट क्लास ऑल्सो टुडे इटसेल्फ प्रॉबेबली, अगर आपको चाहिए, और एल्स आई विल जस्ट प्रोवाइड नोट्स टिल वॉट एवर वी हैव डन रीडिंग टिल नाउ एंड एक्सप्लेनिंग. आप इसको अच्छे से रीड कर लो. अगर आपको कुछ डाउट होगा देन यू कैन मैसेज मी or just call me. I'll try and clear it as soon as possible. Okay, so I'll meet you in the next class. Till then, enjoy, take care, stay healthy. Okay, bye.